हेलो दोस्तों, IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। आज बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजा का दिन है और इस सरस्वती पूजा के दिन आप लोग सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं मित्र। यह देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हमारा न्यू क्लास स्टार्ट हो रहा है और हम लोग इस नए क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग देखेंगे मित्र। क्या हम लोग देखने जा रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और यह जो आधुनिक भारत का जो इतिहास जो शुरू होता है वो हम लोग मुख्य रूप से अगर देखें तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद से हमारा जो है आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो मुगल साम्राज्य का पतन होगा। मुगल साम्राज्य का पतन, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के पतन में हम लोग तो ऐसे मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल काल जो हम लोग पढ़ते हैं वो मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं, ठीक है। मुगल साम्राज्य जो हम लोग पढ़ेंगे वो मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर मुगल साम्राज्य के पतन को देखेंगे और उत्तरावर्ती मुगल काल, इस मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग देखते हैं उत्तरावर्ती मुगल काल। क्या देखेंगे? उत्तरावर्ती मुगल काल के बारे में हम लोग देखेंगे। और ये जो उत्तरावर्ती मुगल काल की जो शुरुआत होती है, इस मुगल काल की जो शुरुआत होगी वो शुरुआत आपका होगा मित्र औरंगजेब की मृत्यु से। किसकी मृत्यु से होगी? तो औरंगजेब की मृत्यु से होगा। औरंगजेब की मृत्यु। अब ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ वो कब हुआ, है ना। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ दिया, कब हुआ। देखिए, आज इस समय वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य यही है मित्र कि अभी झारखंड में, और आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी का न्यू फॉर्म भी आ चुका है। 2022 में यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना वीडियो बना रहा हूं, जिससे कि जेपीएससी को देने वाले, जेएसएससी को देने वाले, बीपीएससी को देने वाले और फिर यूपीएससी को देने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए बहुत ही यह वीडियो जो होगा लाभप्रद होगा। ये हमारा सीरीज चलेगा, एक क्रम चलेगा। आज का जो है पहला क्लास है हमारा, ये पहला क्लास होगा, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूं मित्र कि यह जो वीडियो है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसमें आपको फैक्ट भी बताया जाएगा, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट भी चलेगा और सिलसिलेवार ढंग से ये क्लास हमारा रेगुलर चलता हुआ चला जाएगा। रोज़ आपको नए नए वीडियो मिलते हुए चले जाएंगे। जैसे आज हमने जो स्टार्ट किया है वो उत्तरावर्ती मुगल काल से स्टार्ट किया है। तो हम लोग आज मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे और मुगल काल के बाद फिर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं। तो मुगल काल का जो ये टॉपिक है, उत्तरावर्ती मुगल काल का जो टॉपिक है, ये भी आपका 2-3 क्लास में मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगा। कम से कम 3 क्लास आपका इसमें चलेगा। तो बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि ये विस्तार पूर्वक क्लास होगा, साथ ही साथ टू द पॉइंट भी होगा।
जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि यह इम्पॉर्टेंट है आप उसको लिखते हुए चले जाएंगे। ऐसे तो पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। आइए, तो औरंगजेब का जो मृत्यु होता है तो कब होता है, यही प्रश्न आपको जेएसएससी में भी पूछ सकता है कि औरंगजेब का मृत्यु जो हुआ वो कब हुआ। तो आप लोग लिख सकते हैं 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु होती है। और ये कहाँ होती है, तो अहमदनगर में होती है। अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है कि उनके ऐसे तो 5 पुत्र होते हैं, लेकिन 2 पुत्र उनके जीवन काल में ही 2 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 3 पुत्र आते हैं, और ये 3 पुत्र का जो नाम है औरंगजेब के 5 पुत्र, 5 पुत्र, जिसमें 2 की मृत्यु उनके जीवन काल में, 2 की मृत्यु उनके जीवन काल में। ठीक है, तो इन 5 पुत्रों में से जो पहला पुत्र होगा, 2 के बाद पहला जो पुत्र होगा उसको हम लोग कहेंगे मुअज्जम होंगे। दूसरा जो होंगे वो आजम होंगे, और तीसरा जो होंगे वो होंगे कामबख्श होंगे। ये 3 पुत्र हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद इन तीनों पुत्रों में क्या होता है, उत्तराधिकारी युद्ध होता है। उत्तराधिकारी युद्ध होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्र जो रहते हैं उनमें गद्दी को लेकर उत्तराधिकारी युद्ध होता है। और जो ये युद्ध है, युद्ध का नाम है कि जो हम लोग देखते हैं कि पहला जो युद्ध है उत्तराधिकारी युद्ध, और उस युद्ध का नाम क्या है, पहला युद्ध का नाम है जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध है। अब ये जो जजाऊ का जो युद्ध हुआ ये कब हुआ, तो 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ का युद्ध होता है। कब होता है, तो 18 जून 1707 ईस्वी को जजाऊ का युद्ध होता है। ठीक है, और इस युद्ध में क्या होता है कि मुअज्जम ने आजम को मार देता है। मुअज्जम क्या करता है, आजम को क्या करता है, तो आजम को मार देता है। किस युद्ध में, तो जजाऊ के युद्ध में, जो कब होता है, 18 जून 1707 ईस्वी को होता है। ठीक है, अब जो दूसरा जो युद्ध होता है, जिसको हम लोग दूसरा युद्ध जो है, उस युद्ध को हम लोग कहते हैं बीजापुर का युद्ध। उस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, बीजापुर का युद्ध। अब जो बीजापुर का युद्ध जो हुआ, ये हुआ 13 जनवरी 1709 को बीजापुर का युद्ध होता है। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होता है कि बहादुर शाह ने, या मुअज्जम कहिए, मुअज्जम को ही बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है, मुअज्जम, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं बहादुर शाह प्रथम। मुअज्जम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, बहादुर शाह प्रथम। तो मुअज्जम ने क्या किया, कामबख्श को मार दिया। कामबख्श को मार दिया। ठीक है,
तो एक तो हो गया जजाऊ का युद्ध और दूसरा हो गया बीजापुर का युद्ध। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी को होता है और बीजापुर का जो युद्ध होता है वो 13 जनवरी 1709 ईस्वी को होता है। तो ये दो युद्ध होते हैं, एक पहला जजाऊ का युद्ध होता है और दूसरा जो होता है बीजापुर का युद्ध होता है। और दोनों युद्धों में मुअज्जम जो है, जिसको हम लोग बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, ये जीतता है और ये मुगल का 7वां शासक बनता है। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम मुगल का 7वां शासक बनता है। मुगल का कितवां शासक बनता है? तो 7वां शासक बनता है। हम लोग छठा शासक तो औरंगजेब ही हो जाता है। तो 6 से पहले 1 से लेकर 5 तक के जो मुगल के जो वंश जो हैं, शासक जो हैं, उनके बारे में हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। 1 से 6 तक, औरंगजेब तक हम लोग पूरा का पूरा मेडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत में देखेंगे। लेकिन जब हम लोग आधुनिक भारत की शुरुआत करते हैं तो इसमें मध्यकाल के भी कुछ अंश हमें दिखाई पढ़ते हैं। तो ये मध्यकाल के ही कुछ अंश हैं जिसको हम लोग लेटर मुगल काल भी कह सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बहादुर शाह प्रथम जो है मुगल का 7वां शासक बनता है। और जैसे ही बहादुर शाह प्रथम मुगल का 7वां शासक बनता है तो गद्दी पर बैठने के बाद इसी के शासनकाल में क्या होता है कि कुछ ऐसे राज्य थे जो मुगल के विद्रोही राज्य थे, वो विद्रोह कर देते हैं। तो मुगल का 7वां शासक बना। इसके बाद विद्रोही राज्यों ने, विद्रोही राज्य है ना। और ये विद्रोही राज्य कौन कौन होता है? तो विद्रोही राज्य में हम पहला लिख सकते हैं राजपूताना, ये विद्रोही राज्य था जो मुगलों का विरोध कर रहा था। उसके बाद दूसरा हम लोग लिख सकते हैं मराठा, जो सबसे ज़्यादा विद्रोही था। और तीसरा जो हम लोग लिख सकते हैं वो सिख लिख सकते हैं। ये 3 ऐसे राज्य थे जो मुगलों के खिलाफ थे, मुगलों की जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ थे। और ये विद्रोह के रूप में ये राज्य जो हैं वो काम कर रहे थे। और बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठता है तो ये लोग तीनों जो है अपनी बातों को मनवाने के लिए बहादुर शाह पर दबाव डालते हैं, है ना। जैसे राजपूत जो हैं ये भी अपनी बातों को मनवाते हैं। ये बोलते हैं कि हमें राजा का पदवी दीजिए, जो राजा कहने का मतलब ये हुआ कि सवई, एक सवई जो होता था वो उपाधि होता था। ये सवई की मांग करते थे राजपूत लोग, समझे ना। और इसमें से मुख्य राजपूतों में से कौन थे? तो हम लोग लिख सकते हैं आमेर के जय सिंह। आमेर के कौन है? तो जय सिंह है। और मारवाड़ के कौन है? मारवाड़ के कौन है? तो मारवाड़ के अजीत सिंह। अजीत सिंह। तो एक आमेर के जय सिंह है और दूसरा कौन है? तो मारवाड़ के अजीत सिंह है। ये सवई की मांग करते थे और मनसब की मांग करते थे। इनकी मांगे क्या होती थी? तो इनकी मांग जो थी वो मनसब का मांग था और सवई का मांग था। ये मनसब और सवई ये लोग मांगते थे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। मनसब और सवई की इनकी मांग थी। लेकिन इनको क्या दिया गया? मनसब जो था उच्च मनसब दिया गया, लेकिन जो सवई जो होता था ये सब इनको नहीं मिला। तो कुछ दिया जाता था, कुछ नहीं दिया जाता था। मराठा जो होते थे इनकी जो मांगे थी, इनकी जो मराठाओं की जो मांग थी वो सरदेशमुखी का था और दूसरा जो था वो चौथ का था। ये दोनों क्या होता था? सरदेशमुखी और चौथ क्या होता था? एक प्रकार का कर होता था, है ना। उपज का कर और सुरक्षा का कर होता था। सरदेशमुखी 1/10 भाग होता था
और चौथ जो होता था वो 1/4 भाग होता था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सरदेशमुखी और चौथ 1/4 भाग होता था। तो सरदेशमुखी और चौथ दोनों मांग कर रहे थे, लेकिन सरदेशमुखी की मांगे इनकी पूरी हो जाती है, लेकिन चौथ की जो मांग होती है वह पूरी नहीं होती है। सिख जो थे, आप सिख के बारे में देखेंगे तो सिखों में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें जो गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की जो मृत्यु होती है वो इसी समय हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु। ये प्रश्न पूछ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने गुरु थे, तो बोलिएगा सिखों के ये 10वें गुरु थे और इनकी जो मृत्यु होती है वो 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को होता है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। और गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद ही एक गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे और शिष्य का नाम था लक्ष्मण दास, है ना। ये विद्रोही का कार्य करते हैं, ये विद्रोही के रूप में जाने जाते हैं, मित्र। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्लास है आधुनिक भारत का, जिसमें हम लोगों ने अभी तक मुअज्जम, जिसे हम लोग बहादुर शाह प्रथम के नाम से जानते हैं, बहादुर शाह प्रथम जो है वो गद्दी पर बैठता है और गद्दी पर बैठने के बाद ही उसी के शासनकाल में 3 विद्रोही राज्य विद्रोह करना शुरू कर देते हैं और उन विद्रोही राज्यों को दबाने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने अधूरे मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। कौन? बहादुर शाह प्रथम अधूरे मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। और विद्रोही राज्य कौन कौन है? तो राजपूताना है, मराठा है, सिख जो है, ये सब क्या है? विद्रोही राज्य के रूप में जाने जाते हैं मित्र। ठीक है, तो आज जरा सा मैं शॉर्ट वीडियो ही बना के आपको दे रहा हूँ और कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, बहादुर शाह प्रथम को तो आज हम लोगों ने देख लिया और बहादुर शाह प्रथम की कुछ और भी जो बातें होंगी वो हम लोग कल देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग अन्य जो अभी बहादुर शाह प्रथम के बाद अन्य जो राजाएं होंगे उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, जैसे जहांदार शाह होगा, फर्रुखसियर होगा, मोहम्मद शाह होगा, आलमगीर होगा, शाह आलम द्वितीय होगा। तो बहुत सारे ऐसे शासक हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो विस्तार पूर्वक हम लोग धीरे धीरे क्लास को कंप्लीट करते हुए चले जाएंगे, जिससे कि आपका यूपीएससी का भी जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग जेपीएससी को भी ध्यान में रखते हुए ये क्लास मैंने स्टार्ट किया है मित्र। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि हमारा एक संस्थान है IIGS के नाम से, और ये आपको मुख्य रूप से यूपीएससी और बीपीएससी और फिर जेपीएससी का क्लास आपको देती है मित्र, है ना। और आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं अगर वो आप पूछना चाहते हैं, या कहीं भी मॉडर्न हिस्ट्री में या फिर पॉलिटी में या फिर ज्योग्राफी में कहीं भी आपको दिक्कत होता है, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 7004886986, है ना। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिल जाएगी, चाहे वह यूपीएससी का टॉपिक रहे या फिर बीपीएससी का हो या जेपीएससी का हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। कल पुनः हम लोग इसी समय मुलाकात करेंगे मित्र। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते मैं एक बात और आपको मैं बता दूं कि इस बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सरस्वती जी की असीम अनुकंपा आप लोगों पर बनी रहे और आप लोग जिस लक्ष्य
के लिए आगे बढ़े हैं, उस लक्ष्य में सफल हुए मित्र। हमारा यही और माँ सरस्वती से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप अपने जीवन में हमेशा सफल बने। जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में सफलता का परचम लहराएं मित्र। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।